And this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying Rajasthan's land law, and next question is explain in detail the composition, jurisdiction and powers of the Board of Revenue. तो जो नया एक्ट अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राजस्थान लैंड लॉज के अंडर, वो है राजस्थान रेवेन्यू एक्ट 1956 का। तो राजस्थान राजस्व अधिनियम जो है 1956 का है। राजस्व रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, आय से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे स्टेट में, वो राजस्थान रेवेन्यू एक्ट के अंडर जो है रेवेन्यू बोर्ड इसके लिए बनाया गया है, और उसके अंडर सारे जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल हैं वो सारे जो हैं यहाँ पे बनाए गए हैं, और वही जो है इन डिस्प्यूट्स को यहाँ पे सुनेंगे। तो जो हम एक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान रेवेन्यू एक्ट 1956, राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 है। और इस एक्ट के अंडर जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे पास है, सबसे बड़ा रेवेन्यू बोर्ड जो हमारे पास है, उसका कॉम्पोजिशन, जुरिसडिक्शन एंड पावर्स जो हमने इस क्वेश्चन में देखनी है। तो रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनके लिए जो चीफ कोर्ट इंडिया में है, राजस्थान में है, वो है रेवेन्यू बोर्ड, और इसके अंडर बड़ी सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं, अपीलेट अथॉरिटी भी बड़ी सारी हैं, बड़ी सारी रेवेन्यू कोर्ट्स भी हैं। तो हम यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, हाईएस्ट अपीलेट बॉडी है राजस्थान में, रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू डिस्प्यूट से रिलेटेड, उनका कॉम्पोजिशन, जुरिसडिक्शन और पावर्स हम यहाँ पे देखेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेवेन्यू बोर्ड में बी सेड टू बी द चीफ कोर्ट फॉर द डिस्पोजिंग ऑफ द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बोर्ड जो है ये सबसे बड़ी चीफ कोर्ट है राजस्थान में, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इन राजस्थान। द बोर्ड इज सिचुएटेड इन अजमेर। तो ये जो बोर्ड जो है राजस्थान में, ये अजमेर में सिचुएटेड है। द प्रोविजन हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 4 to 14 ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। और इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है वो सेक्शन 4 to 14 है, चैप्टर 2 है इसके लिए राजस्थान रेवेन्यू एक्ट का। रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन, और ये जो सेक्शन 4 to 14 है ये बात करते हैं रेवेन्यू बोर्ड के कॉम्पोजिशन की, उसकी स्थापना कैसे होगी, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, इसका क्षेत्र अधिकार क्या होगा और इसकी पावर्स यहाँ पे क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले रेवेन्यू बोर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कॉम्पोजिशन है कि कौन कौन से मेंबर यहाँ पे होंगे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द प्रोविजन हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 4 to 7 ऑफ द 1956 एक्ट रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू बोर्ड अकॉर्डिंग टू दिस। तो सेक्शन 4 to 7 जो है इस एक्ट का, वो बात करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड। फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान, वन रेवेन्यू बोर्ड हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड हुज हेडक्वार्टर इज़ एट अजमेर। तो राजस्थान स्टेट के लिए एक रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, अजमेर में है। द बोर्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 चेयरमैन एंड विद मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15 मेंबर्स। तो ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा इसमें एक चेयरमैन होगा और 3 से लेके 15 तक यहाँ पे मेंबर होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द नंबर्स ऑफ मेंबर ऑन टेम्पररी बेसिस। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये मैक्सिमम नंबर की लिमिट जो 15 है इसको आगे भी बढ़ा सकती है। द अपॉइंटमेंट विल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो भी अपॉइंटमेंट होगी चेयरमैन की या मेंबर्स की, उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो ऑफिशियल गजट में की जाएगी। द क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के अंडर ये राइट है कि वो चेयरमैन की क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी, और बाकी मेंबर्स की एज लिमिट और सर्विस कंडीशंस क्या क्या होंगी, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवैलिड ओनली ऑन द अकरिंग ऑफ वैकेंसी ओइंग टू द डेथ ऑफ द चेयरमैन। तो ये जो बोर्ड है इस बात पे जो है इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि वहाँ पे चेयरमैन की जो है डेथ हो जाती है या कोई पोस्ट खाली हो जाती है। इसकी अगर कोई जहाँ पे रेजिग्नेशन देता है टेम्पररी बेस पे एब्सेंट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो यहाँ पे टूट जाएगा, ये हमेशा बने रहेगा, क्योंकि जो टेम्पररी बेस पे अपॉइंटमेंट जो यहाँ पे की जाएगी। व्हेन द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन इज वैकेंट on the temporary basis or owing or to his absence or inability to bear the responsibility of the post, any senior member of the board who is member of the Indian Administrative Service will assign this responsibility। अगर चेयरमैन जो है बोर्ड का
वो इस पोस्ट को वैकेंट कर देता है या उस पर एब्सेंट हो जाता है या इनएबिलिटी उसमें आ जाती है इस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करने के लिए, तो जो जितने भी मेंबर यहाँ पे हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS भी होगा, उसको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। इट मीन्स कि चेयरमैन अगर वहाँ पे नहीं है तो किसी और को चेयरमैन बना के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शन को कैरी ऑन किया जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट वन रजिस्ट्रार एंड non-secretarial post as per need who will comply and use such powers and bear the responsibility for which the board may direct। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए जो है एक रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट भी करेगी और नॉन सेक्रेटरियल ऑफिसर की भी अपॉइंटमेंट करेगी जो कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स का यूज़ करेगा जो बोर्ड उनको डायरेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये है कॉम्पोजिशन, यहाँ पे चेयरमैन और बाकी मेंबर्स होंगे और उनकी क्वालिफिकेशन, एज और सर्विस कंडीशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अगर आपके पास जुरिसडिक्शन एंड पावर्स under the section 8 to 14 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 provision have been made regarding the jurisdiction and powers of revenue board। तो सेक्शन 8 से 14 तक जो है jurisdiction of the बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसकी पावर जो है यहाँ पे बता रखी है। क्या क्या पावर्स है देख लेते हैं यहाँ पे। पहले हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट, तो ये राजस्थान का हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होगा और इसके पास राइट होगा अपील का, रिवीजन का और रेफरेंस का। तो रेवेन्यू बोर्ड हैज़ कंसिडर्ड एज अ हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द स्टेट रिगार्डिंग द अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस। सेक्शन 8 to 12 इन द केस ऑफ Kalyan versus Kalyan, while confirming the above fact, it has been said that for the matters coming under the Rajasthan Land Revenue Act, the Revenue Board acts as the highest revenue court for the consideration and decision। तो देखिए यहाँ पे पहली बात क्लियर है कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होगा राजस्थान का रेवेन्यू से रिलेटेड, राजस्व से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे उसके लिए हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होगा और उसके पास सारी पावर्स, अपील, रिवीजन, रेफरेंस की सारी पावर्स यहाँ पे होंगी। सेकंड जो इनका जुरिसडिक्शनल पावर है, पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस। तो दूसरी बात जो है यहाँ पे निरीक्षण की, सुपरिटेंडेंस की पावर यहाँ पे आती है। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द रेवेन्यू बोर्ड हैज़ बीन असाइंड द पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑल रेवेन्यू कोर्ट एंड रेवेन्यू ऑफिस इन द स्टेट। तो स्टेट में जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जितने भी जो है रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जैसे अपीलेट कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट्स है, अपीलेट कोर्ट है, अपीलेट रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, या तहसीलदार है, कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, सेटलमेंट ऑफिसर है, जितने भी ऑफिसर और जितने भी कोर्ट जो हैं वो सारी जो है इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो है सब ऑर्डिनेंस होंगी। इट मीन्स कि सुपरिटेंडेंस जो है ये कौन करेगा, यही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। तो ये हाईएस्ट कोर्ट होगी, साथ में जितने भी इसके जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पे सुपरिटेंडेंस जो है ये कौन रखेगा और जितने भी रेवेन्यू ऑफिस है उन पे सुपरिटेंडेंस कौन रखेगा, उनको टाइम टू टाइम उनका निरीक्षण कौन करेगा, यही जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे करेगा। अंडर सच पावर द रेवेन्यू बोर्ड कैन इंटरवेंस इन द सच मैटर इन विच सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डू इलीगल एक्ट्स। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अधीनस्थ कोर्ट जो भी हैं, अगर वो किसी तरीके का इलीगल एक्ट करती हैं तो रेवेन्यू बोर्ड के पास वहाँ पे इंटरवेंस करने का राइट मिल जाता है। राजा राम वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1954 राजस्थान लॉ जनरल में बोला गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल। तो जितने भी सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट्स हैं और जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स यहाँ पे हैं उन सबको जो काम दिया जाएगा, जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन पावर दी जाएंगी, जो उनको बिजनेस दिया जाएगा, ये सारा कौन देगा, ये भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही देगा। द चेयरमैन ऑफ द रेवेन्यू बोर्ड हैज़ असाइंड द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडक्ट द बिजनेस ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। जो चेयरमैन होगा रेवेन्यू बोर्ड का वो सारी पावर असाइन करेगा, जो जितने भी रेवेन्यू बोर्ड्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनके सारे पावर की डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और उनको काम भी वहाँ पे असाइन करेगा। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ द बोर्ड एंड ही विल हैव द राइट टू डिसाइड द चूज पर्टिकुलर मेंबर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी बेंच। इसके अलावा चेयरमैन जो होगा बोर्ड का वो कोई भी काम किसी भी मेंबर को दे सकता है और इसके अलावा ये भी डिसाइड कर सकता है कि बेंच जो है कितने मेंबर की जो है बेंच यहाँ पे बनाई जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जो जुरिसडिक्शन एंड पावर है वो है पावर टू पनिश इन केस ऑफ कंटेम्प्ट। तो जिस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 के अंडर हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि जब उसके किसी ऑर्डर या डिसीजन की अवहेलना की जाती है तो उसको पनिश करने का यहाँ पे राइट होता है, उसी तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी पनिश करने का राइट होता है अगर उसका जो कंटेम्प्ट किया जाता है या उसके किसी ऑर्डर या किसी जो है डिसीजन को वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। तो
नेक्स्ट आपके पास पावर टू डायरेक्ट द लार्जर बेंच। इसके अलावा सेक्शन 11 एंड 15 ऑफ द एक्ट रेवेन्यू बोर्ड हैज़ असाइन द पावर टू डायरेक्ट द लार्जर बेंच इन पर्टिकुलर केसेस। तो जो लार्जर बेंच है उस बेंच को बना सकता है चेयरमैन या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कब, जब कोई पर्टिकुलर ऐसा केस हो जहाँ पे लार्जर बेंच की जरूरत अगर होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और एनी मेंबर ऑफ द बेंच इफ डीम फिट मे रेफर द केस टू द लार्जर बेंच। अगर चेयरमैन को लगता है या इस बोर्ड के किसी भी मेंबर को लगता है कि कोई केस जो है उसको लार्जर बेंच को जो है रेफर करना चाहिए तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे बता रखा है, इन केस ऑफ सूरजमल वर्सेस हजारी का केस है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ऑन एनी इशू ऑफ लॉ द सिंगल बेंच में डायरेक्ट द केस टू द फुल बेंच और बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 मेंबर्स। अगर कोई ऐसा केस है जहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर लॉ का इशू है तो सिंगल बेंच जो है उस केस को जो लार्जर बेंच है या ऐसी बेंच जहाँ पे 2 से ज़्यादा प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको जो है रेफर कर सकती है। नेक्स्ट आपके पास पावर्स टू डायरेक्ट द हाई कोर्ट। इसके अलावा अंडर सेक्शन 12 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट व्हेन इट अपीयर टू एनी बेंच दैट द केस इन्वॉल्व सच इशू ऑफ लॉ which is the public importance and it is proper to get opinion of the high court, then the bench will able to refer such issue to the high court for the opinion। इसके अलावा अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो किसी भी मैटर को उस पर कोई कानूनी सलाह लेने के लिए जो है उस मैटर को रेफ़र कर सकता है हाई कोर्ट को, लेकिन वो जो केस है उसमें कोई लॉ से रिलेटेड इशू हो और दूसरी बात वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई इशू हो जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, और यहाँ पे अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट की ओपिनियन के लिए वो जो बेंच है उसको केस को रेफ़र जो हाई कोर्ट को कर सकती है। हाई कोर्ट फॉर द ओपिनियन, तो इस केस के लिए कब हाई कोर्ट को रेफ़र किया जा सकता है कोई भी केस फॉर द ओपिनियन जहाँ पे अगर इशू ऑफ लॉ है या कोई कस्टम प्रैक्टिस जो कि इन्फोर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या मैटर जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो ऑन विच गेटिंग ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट इज अप्रोप्रिएट, और वहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लगता है कि हाई कोर्ट की ओपिनियन लेना जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से हाई कोर्ट को डायरेक्ट भी जो है रेफर भी जो है किसी केस को किया जा सकता है। यहाँ पे रेफर लिखिएगा। डिटर्मिनेशन इन द केस ऑफ द डिफरेंसेस, तो अंडर सेक्शन 13 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट द यूज ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द बोर्ड रिलेटेड टू अपील रिवीजन एंड रेफर ऑफ द केस विल बी मेड बाय द डिवीजन बेंच अपॉइंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द चेयरमैन। तो अगर जुरिडिक्शन जो क्षेत्राधिकार जो है बोर्ड का उससे रिलेटेड कोई अपील आता है, कोई रिवीजन आता है, कोई रेफर से रिलेटेड कोई केस आता है तो डिवीज़न बेंच अपॉइंटेड, तो उस केस को डिवीज़न बेंच सुनेगी जो कि चेयरमैन जो है अपॉइंट करेगा। तो मान लीजिए अगर कोई भी अपील रिवीजन या रेफर ऑफ द केस जो है बोर्ड के जुरिडिक्शन से रिलेटेड आता है तो उसको कौन सुनेगा, डिवीज़न बेंच सुनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चेयरमैन होगी। इफ़ the bench is composed of 2 or more members and the members are of a different opinion on any issue of law then the determination of such issue will be made by the majority। अगर बेंच जो है किसी भी मैटर पे, ऐसी बेंच जहाँ पे 2 से ज़्यादा मेंबर हैं या 2 और हर एक मेंबर की उस इशू पे अलग थिंकिंग है, उस इशू ऑफ लॉ पे अलग थिंकिंग है, तो वो मेजॉरिटी से डिसीजन वहाँ पे लिया जाएगा। इन द केस ऑफ ओपिनियन इफ़ द मेंबर आर इक्वली डिवाइडेड, अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे जितने भी बेंच के मेंबर हैं जो बेंच बनाए गए उसमें सभी मेंबर्स की इक्वल ओपिनियन जो इक्वली डिवाइडेड हो जाती है, देन द मैटर विल बी रेफर टू द सम अदर मेंबर। तो उस कंडीशन में ये जो मैटर होगा किसी और मेंबर को रेफर वहाँ पे कर दिया जाएगा फॉर द ओपिनियन। तो ये है, इट इज़ बी मैंशनड हियर दैट द नो अपील विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनी बेंच। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि इट इज़ टू बी मैंशनड हियर दैट द नो अपील विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड अगेंस्ट द डिसीजन बाय द ऑफ एनी बेंच। तो बेंच के डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अपील जो है बोर्ड नहीं सुनेगा, ये यहाँ पे क्लियर किया गया है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यहाँ पे जो है रूल बनाने की पावर्स भी दी गई है, तो वो डिफरेंट रूल जो है इस एक्ट के पर्पज़ के लिए बना सकते हैं। जैसे टू रेगुलेट द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग कैसे होगी इसके रिगार्डिंग रूल बना सकता है। प्रैक्टिस ऑफ बोर्ड कैसे काम कैसे करेगा बोर्ड, इससे रिलेटेड रूल बना सकता है। टू प्रोवाइड द फॉर्मेट ऑफ फॉर्म एंड अदर फॉर्मेट इन द बुक्स रजिस्टर इन विच एंट्रीज स्टैटिस्टिक एंड रिकॉर्ड विल बी केप्ट एंड हैंडल्ड बाय द एम्प्लॉयज़। किस तरीके से जो है बोर्ड की जो बुक्स हैं, रजिस्टर हैं, एंट्री स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड जो उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयज़। टू प्रिपेयर
टेबल ऑफ फीस टू बी चार्ज बाय द एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग देयर एंड रेवेन्यू एजेंट। तो किस तरीके से जो है एडवोकेट से कोई फीस चार्ज की जाएगी फॉर द प्रैक्टिस टू रेगुलेट सच मैटर्स which the board consider necessary for facilitating the functions and maintaining the discipline of the board। इसके अलावा और कोई भी जो है रूल वहाँ पे बना सकता है जिससे जो है बोर्ड का जो डिसिप्लिन मेंटेन हो और किस तरह फंक्शन जो किस तरीके से किए जाएंगे, इससे रिलेटेड कोई भी रूल जो है यहाँ पे बना सकता है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये भी पावर है कि वो रूल जो है बेटर प्रोविज़न का यूज़ करने के लिए, जो इस एक्ट के अंडर जो प्रोविज़न उनको यूज़ करने के लिए जो भी रूल उसको लगे बनाने जरूरी हैं वो रूल वो बना सकता है। इसके अलावा अदर पावर्स है, द रेवेन्यू बोर्ड विल बी एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शन विच आर इंटरेस्टेड टू द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा रेवेन्यू बोर्ड जो है एम्पावर कर सकता, विल बी एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज सच पावर, ऐसी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है एंड परफॉर्म द फंक्शन जो कि बोर्ड को इंटरेस्टेड किए गए हैं टाइम टू टाइम, इंटरेस्टेड टू और इम्पोज अपॉन द बोर्ड फॉर द परफॉर्मेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर जो भी फंक्शन इनको इम्पोज किए गए हैं, इंटरेस्टेड किए गए हैं, इसके अलावा इस एक्ट के पर्पस के लिए और जो भी फंक्शन उनको करने हैं वो सारे जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपके पास रेवेन्यू बोर्ड का कॉम्पोजिशन, उसका जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स यहाँ पे आपने देख ली। थैंक यू सो मच।